एमपी से ये बड़ी खबर है। राजधानी भोपाल में एक घर में भारी मात्रा में नोट मिले हैं। 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की गड्डियां मिली हैं। पुलिस टीम मौजूद है वहां पर, नोटों की काउंटिंग जारी है। आईटी को कैश बरामदगी की जानकारी दे दी गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भोपाल से है, मध्य प्रदेश की राजधानी की तस्वीरें, जहां पर एक घर में भारी मात्रा में ये नोट मिले हैं। नोटों की गड्डियां बरामद की गई है और आप देखिए 1 रुपए से लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की गड्डियां भारी तादाद में यहां से बरामद की गई है। पुलिस टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। नोटों की काउंटिंग का काम जारी है कि आखिर कुल मिलाकर कितना कैश है ये काउंट किया जा रहा है और इसके साथ साथ आईटी को भी कैश बरामदगी की पूरी सूचना दे दी गई है। 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कैसे भोपाल के इस घर से नोटों की गड्डियां बरामद की गई। शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, क्या जानकारी अभी तक कि इस रेट के बारे में, कितना कैश बरामद हुआ है, कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए करुणा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी तक यही पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार कैश कितना है। वोटों की गिनती अब भी जारी है और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ नए नोट नहीं बल्कि पुराने कटे पिटे नोट भी थे। 1 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का नोट भी है। पुलिस ने सबसे पहले यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। अब पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचना की है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस को इस बारे में अपने सूत्रों से पता चला। पुलिस ने देर रात यहाँ पर रेड की और उसके बाद देखा तो यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में कैश मिला है। जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका कहना है कि मनी एक्सचेंज का वो काम कर रहा था। हालांकि इतना ज्यादा कैश देखते हुए पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को अब ये मामला सौंप दिया है। चलिए, शुक्रिया आपका शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, पूजा के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पूजा अर्चना भी की। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। 16,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही दर्शनाभिलाषी यहां बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही। दूसरी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए हैं। 16,000 की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना की। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत पर असर डालने वाली खबर की। आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि उन्हें अंतरिम जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि इस मामले में ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इससे एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को लोकसभा की चुनावी गतिविधियों से दूर रखने के लिए उन्हें जेल में डाला है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इसका जवाब चुनाव में दिल्ली की जनता देगी। केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनका मजाक बना दिया। आपके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं और उन पे फर्जी मुकदमे बनाते हैं, उनको दबाव में लाते हैं और उनको अपने साथ मिला के सारा काम आपका खत्म। तो
अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पे। आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया। अरे भाई, आप सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की बात करते हैं, एक भी रुपए मिला किसी के पास? एक रुपए की मनी ट्रेल मिली कहीं पे? आपने जांच एजेंसियों का मजाक बना रखा है। TV9 के सत्ता सम्मेलन में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऐसा नहीं करने दी। कितनी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अगर हम इस देश का इतिहास देखें तो जब जब लोकतंत्र पर खतरा हुआ है, जब जब लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर लोकतंत्र को बचाया है। चाहे आप इमरजेंसी के समय की बात करिए, जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सामने आया, या कुछ ही दिन पहले आप चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की बात करिए, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की चोरी के प्रयास को देश के सामने रख दिया और आम आदमी पार्टी के मेयर को, जो असली विनर थे उस चुनाव के, उनको मेयर घोषित किया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को PMLA के तहत जेल में डाल रही है, ये भी एक लोकतंत्र पर हमला ही है। और हमें ये पूरा भरोसा है, हमें ये उम्मीद है कि जब जब लोकतंत्र पर हमला होता है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आके लोकतंत्र पर को बचाता है। तो इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल ने 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया। चौथे चरण के लिए चुनावी प्रचार जोरों पर है। सियासी अखाड़े में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी गर्म है, लेकिन वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी अभी से ही इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। राहुल ने देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर भर्ती भरोसा स्कीम लाई जाएगी। स्कीम के तहत लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत GST लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। तेलंगाना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। अमित शाह ने आरक्षण से लेकर हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 चरण के चुनाव में 200 सीट के करीब पहुंच चुकी है। मिशन दक्षिण फतेह करने निकले अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। शाह ने कहा कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल है। 24 का जो चुनाव है ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। शाह ने कहा यह चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। आरक्षण को लेकर शाह ने कांग्रेस के बयान को खारिज किया। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। वो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने आरक्षण समाप्त नहीं किया। तेलंगाना में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। हर महीने 8,500 रुपए
खटाखट हर महीने मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने इस ऐलान के साथ सरकार बनने पर और भी कई वादे किए। उन्होंने 1 साल की नौकरी और 1 साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में देने का वादा भी किया। सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद सियासत गर्म हो गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हिंदुओं की संख्या तेजी से घटी है, जबकि मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या में इजाफा हुआ है। पिछले 65 वर्षों में भारत में हिंदुओं की आबादी में काफी कमी आई है, जबकि मुस्लिमों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये दावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC PM की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 65 साल के दौरान हिंदुओं की आबादी में कमी आई है। इस रिपोर्ट में 1950 और 2015 के आंकड़ों की तुलना की गई है। इस रिपोर्ट में सभी बड़े धर्मों की आबादी के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68% थी। 2015 में 78.06% हो गई, यानी हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हो गई। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में 14.09% हो गई, यानी मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ गई। इसी तरह 1950 में ईसाई आबादी 2.24% थी। 2015 में 2.36% हो गई, यानी 5.38% की बढ़ोतरी हुई। और सिख 1.24% थे, जो अब 1.85% हैं। इनकी आबादी भी 6.58% बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जनसंख्या रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की। घटती हिंदू जनसंख्या को लेकर TV9 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हिंदुओं की जो आबादी है वो 7.8% कम हुई है, जबकि जो अल्पसंख्यक है उनकी आबादी जो लगभग 43% बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे क्या वजह क्या है? नहीं, वजह तो हमें पता करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अहम रिपोर्ट है और हमें इसको पढ़ना चाहिए और जो प्रश्न निकलते हैं इस रिपोर्ट से उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसका उत्तर भी हम निकालने की कोशिश हम सबको, मैं कोई राजनीतिक इससे नहीं कह रहा हूँ, हमें सब इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक कम्युनिटी इतने ज़्यादा क्यों उसका ग्रोथ हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसमें इलीगल इमिग्रेशन का कोई रोल है, इसमें कोई कन्वर्जन का कोई रोल है, इसके बारे में सोचना चाहिए हमें, ये प्रश्न पूछना चाहिए, उसके कारण भी निकालने चाहिए। दूसरा जो प्रश्न निकलता है कि अगर एक ही माइनॉरिटी कम्युनिटी इतना ज़्यादा उनका ग्रोथ होता है तो बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का गवर्नमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट में नौकरियां वगैरह वगैरह का उनका कोई क्राउडिंग आउट तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है और उसके बारे में भी स्टडी करने की ज़रूरत है। ये कहा कि सिर्फ मुस्लिमों की नहीं बल्कि जो सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, उनकी भी आबादी बढ़ी है। हाँ, वो तो बड़ी है और बट उसमें भी आप देख रहे हैं कि उनकी आबादी बढ़ी है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी, माइनॉरिटीज़ में भी मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कारण क्या है इसके बारे में समझना, सोचना और पता करना ये हम सबके लिए बहुत जरूरी भी है। लोकसभा चुनाव के बीच वादे और घोषणाएं करने में नेता एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी नेता ने तो मंच से यह ऐलान कर दिया कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे सालाना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। MP के रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने घोषणा पत्र में हर महिला को 1 लाख रुपए वाली योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। एक लाख सभी घर की महिलाओं का, ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। जिस सभा में भूरिया ने ये ऐलान किया उसमें MP कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व CM दिग्विजय सिंह मौजूद थे। अमेठी और रायबरेली में परचम लहराने के लिए प्रियंका ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी भावुक हो गई। प्रियंका ने क्या कहा, सुनिए। इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते कि वो देशद्रोही थी, जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने
जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर। राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि अपनी माँ की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स न देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला, इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए, बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई, आज उसका बेटा आपके पास आया है। आज ये लोग कहते हैं शहादत के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। हम शहादत के नाम पे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। एक को मार डालो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार डालो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को मार डालो चौथा खड़ा हो जाएगा। यूपी के कन्नौज में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे डिंपल यादव ने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। बदलाव और परिवर्तन की लहर पूरे देश में चल रही है। कन्नौज के सभी लोग, सभी जन, मुझे पूरा विश्वास है इस बार लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ देंगे और जहां वो अपना सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके रहते हुए किस तरह कन्नौज विकसित बना है, किस तरह यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा है, किस तरह यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट बने हैं और मैं समझती हूँ लोग जानते हैं कि किस तरह का विकास कार्य कन्नौज ने देखा है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी के नकली संतान वाले बयान को उद्धव ने अपमानजनक बताया। पवार साहेबांचे काही चोरले असाल, पण आज लाखों लोक। महाराष्ट्र के शिरडी में उद्धव ठाकरे पीएम मोदी पर जमकर बरसे। उद्धव ने बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर पीएम मोदी द्वारा की गई टिप्पणी की बात पलटवार किया। मोदीजी, तुम्ही माझ्याशी लढा, पण माझ्या आई वडिलांचा अपमान केला तर मी सहन करणार नाही। तुम्ही कोणी असाल, तुम्हाला तुमची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही। काय म्हणाले मोदी कि बाळासाहेबांच्या नकली संतान को मैं पूछ रहा हूं, मैं नकली? अरे बेअकली, बेअकली माणूस आहे हा। माझा अपमान नाही, माझ्या देवता समान माझ्या माचा अपमान आहे, माझ्या वडिलांचा, माझ्या बाळासाहेबांचा अपमान आहे। उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक बात कही। संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर डाली। आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी, औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय। इतिहास पहा तुम्ही, दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागताय। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में विधायकों के साथ एक अहम बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष ने यूपी में अगले चरणों के चुनाव जिताने के लिए सभी विधायकों को एकजुट होने के लिए कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को लखनऊ के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चुनावी बैठक की। इस बैठक में 5वें चरण की सीटों के लिए जीत की रणनीति बनाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों और एमएलसी से कहा कि वो आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव जिताने के लिए जोर शोर से काम करें। जेपी नड्डा ने कहा कि कई जगह सांसदों और विधायकों के आपसी मतभेद की शिकायतें रहती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के सभी नेताओं का फोकस पार्टी की जीत के लिए लगाना चाहिए। नड्डा ने मीटिंग में विधायकों से कहा कि हर विधायक की विधानसभा में पिछली जीत का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। वहीं मीटिंग में मौजूद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से नदारद है। हम सबका एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। तो जो इंडिया अलायंस को लेके क्या कहा, क्योंकि वो अभी तो जीत के दावे कर रहे हैं। कल राहुल गांधी, इंडिया अलायंस नदारत है यूपी से, उस अलायंस का कोई अता पता नहीं चलेगा। 4 जून को छूमंतर हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैजयंती माला, चिरंजीवी समेत कई हस्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया।
अपने क्षेत्र में शानदार योगदान देने वाले 66 लोगों को गुरुवार को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन सेवा और उच्च कोटि के प्रदर्शन करने वाले 2 विभूतियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 55 को पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया। गुजरे जमाने की अभिनेत्री विजयंती माला बाली, तेलुगु स्टार कोनिडेला चिरंजीवी को पद्म विभूषण दिया गया। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के वेलफेयर के लिए काम करने वाले दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट KS राजन्ना को पद्मश्री से अलंकृत किया। सम्मान के लिए अपना नाम पुकारे जाने पर राजन्ना अपनी कुर्सी से उठे और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ सेकंड तक राजन्ना के दिव्यांग हाथों को थामे दिखे। पद्म विभूषण से सम्मानित होने के बाद अभिनेत्री विजयंती माला ने आभार व्यक्त किया। पद्म विभूषण मिलने के बाद विजयंती माला काफी खुश नजर आई। कला मैं नृत्य करती हूँ, शास्त्रीय भरतनाट्यम, और फिल्मों के साथ जो जुड़ी हुई थी और उनके लिए मुझे ये पद्म विभूषण में बहुत बड़ी, इतना क्या बोलूँ मैं। पद्मश्री तो मुझे मिला था 69 में, 68-69 में, काफ़ी साल हो गए। अभी ये पद्म विभूषण तो बहुत बड़ी बात है। पद्मश्री से सम्मानित पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि सारी जिंदगी हमने संगीत की तपस्या की है और अब जीवन सार्थक हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार पाने वाली हस्तियों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। गृह मंत्री शाह ने अपने आवास पर सम्मान पाने वाली सभी हस्तियों का स्वागत किया। पद्म विभूषण से सम्मानित विजयंती माला और कोनिडेला चिरंजीवी के साथ भोजन किया और चर्चा की। इसके बाद सभी सम्मानित विजेताओं से मुलाकात भी की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि आज पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए असाधारण व्यक्तियों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है। मोदी सरकार हमारे समाज के इन असली रत्नों को पहचानने और सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज आ सकता है फैसला। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके विरोध किया। ईडी की अंतरिम जमानत का विरोध करने पर केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई। दिल्ली शराब घोटाले में आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती ईडी। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिनके बयान पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तारी से बीजेपी को चुनावों में मिली है बढ़त। शराब घोटाले के आरोपी के कविता की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका की थी खारिज। आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। नंदुरबार और महबूब नगर में करेंगे जनसभा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज पीएम मोदी करेंगे रोड शो। 13 मई को उड़ीसा की 4 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली है। कन्नौज और कानपुर में विशाल जनसभा। कन्नौज में अखिलेश यादव और कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा के समर्थन में रैली है। राहुल का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना। कहा बीजेपी आरएसएस भारत की आत्मा पर कर रहे हैं हमला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग गरीबों को मिले अधिकार के विरोधी है। संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। आरएसएस को लेकर राजनाथ सिंह का बयान। कहा मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। खुद को स्वयंसेवक कहने में भी कभी नहीं संकोच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि आरएसएस ने कभी हिंदू मुसलमान की नहीं की बात। हम राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं राजनीति। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा भ्रष्ट सरकार बदलने के लिए मोदी की थी जरूरत। 10 साल ईमानदारी से चलाई है सरकार। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में 10 साल में 1 रुपए का भी नहीं हुआ भ्रष्टाचार। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम भी जनता से नहीं बोल रहे सच। TV9 सत्ता सम्मेलन में पंजाब के सीएम मान का बयान। कहा कि 10 साल में उड़ाई गई संविधान की धज्जियां। TV9 सत्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनका मजाक बना दिया है। सत्ता सम्मेलन में सुनील जाखड़ ने कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन न होने का नहीं पड़ेगा कोई असर। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी का बड़ा दावा। कहा बीजेपी 400 नहीं 150 सीटों पर इस बार जाएगी सिमट। TV9 सत्ता सम्मेलन में बोले प्रगट सिंह। कहा कि पंजाब में है कई गोलकीपर। लोगों का विश्वास नेताओं पर हो रहा है कम। TV9 सत्ता सम्मेलन में बोले हिमाचल के सीएम सुक्खू। कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में करती है यकीन।
सत्ता सम्मेलन में कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने बनाया चुनावी मुद्दा। सत्ता सम्मेलन में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि घाटे वाली कंपनी से 121 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले। एमपी के रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया का बयान, कहा 2 पत्नी वालों को हर साल 2 लाख रुपए कांग्रेस देगी। पीएम मोदी की नकली शिवसेना वाले बयान पर उद्धव का पलटवार, कहा मोदी जी मुझसे लड़िए, मैं माता पिता का अपमान नहीं करूंगा बर्दाश्त। लखनऊ में विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से जेपी नड्डा ने की बैठक, कहा आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव जिताने में जुटे। बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि सभी विधायकों के क्षेत्र में पिछला रिकॉर्ड टूटना चाहिए। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा, 1950 से 2015 के बीच हिंदू आबादी कम हुई। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 65 साल में 7.8% घटी हिंदू आबादी। आबादी में मुस्लिमों का शेयर 43.15% बढ़ा। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, बोले मुसलमानों को आरक्षण देकर देश को बनाना चाहते हैं इस्लामिक स्टेट। ओवैसी ने आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को बताया व्हाट्सएप पे बनी रिपोर्ट, कहा हिंदुओं की आबादी को बताया गया कम। ओवैसी ने कहा कि हमें लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा 47 से अब तक हिंदुओं की संख्या 90 से घटकर रह गई 70%। बीजेपी ने कहा देश के 9 राज्यों में हिंदू हुए अल्पसंख्यक बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को वोट बैंक के लिए ले आए विपक्षी दल। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर वीएचपी का बयान, कहा देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। वीएचपी ने कहा बढ़ती मुस्लिम आबादी देश के लिए खतरा, समान जनसंख्या नीति बनाए सरकार। युवाओं से राहुल गांधी की अपील, बोले देश के युवा नफरत नहीं नौकरी चुनो, इंडिया को। राहुल गांधी ने कहा 15 अगस्त तक भर्ती का काम शुरू होगा, 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होगी। राहुल गांधी की अपील पर अमित शाह का तंज, कहा राहुल गांधी की गारंटी चाइनीज है, सूर्यास्त तक भी नहीं चलती। अमित शाह ने कहा कि ये वोट जिहाद के खिलाफ विकास का चुनाव है, ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को दी चुनौती, कहा 15 सेकंड पुलिस हटा लो तो पता नहीं चले। नवनीत के 15 सेकंड वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले 15 सेकंड नहीं 1 घंटा लीजिए, देखना है कितनी इंसानियत बची। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का बयान, कहा तलवार उठाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं। नवनीत राणा का राहुल गांधी पर निशाना, राहुल गांधी को पाकिस्तान से मिल रहे हैं प्यार के संदेश। संजय राउत का विवादित बयान, कहा औरंगजेब की कब्र खोदी तो मोदी कौन। जेजेपी ने हरियाणा के राज्यपाल से बहुमत परीक्षण कराने की मांग की, कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मांगा समय। दुष्यंत चौटाला ने कहा बीजेपी सरकार के पास बहुमत नहीं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सीएम नायब सिंह सैनी। इनेलो ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा सैनी सरकार के पास बहुमत नहीं। इस्तीफे की मांग पर बोले सीएम सैनी, कहा कि कांग्रेस जल्दबाजी ना करे, जनता का विश्वास हमारे साथ। अखिलेश के लिए डिंपल यादव ने मांगे वोट, कहा कि देश में चल रही है परिवर्तन की लहर। सैम पित्रोदा के बयान पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का पलटवार, बोले राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ओडिशा में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो से पहले हुआ ड्रोन शो, 10 साल में वाराणसी के बदलाव की दिखाई गई तस्वीर। पाकिस्तानी सांसद फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी सेना पर कसा तंज, कहा कि एक हिंदू के सामने झुके 90,000 फौजी, सेना ने कटवाई है नाक। यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर से रूस के ऑयल रिफाइनरी और डिपो पर हमला किया। रूस ने रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि की, आसमान में फैला धुएं का गुबार। यूक्रेनी सेना का अवदिव्का के पश्चिम में रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला। मॉस्को में आतिशबाजी के साथ विजय दिवस समारोह का हुआ समापन, करीब 10 मिनट तक हुई आतिशबाजी। रूस के विजय दिवस पर लेजर शो को आयोजित किया गया। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को अनोखे अंदाज में बधाई दी। इजरायली सैनिकों का मध्य गाजा पट्टी पर बड़ा हमला, धमाके के साथ दहल गया पूरा इलाका। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बड़ा दावा, राफा मिशन के लिए आईडीएफ के पास पर्याप्त हथियार है। हमास ने जारी किया नया वीडियो, इजरायली ठिकाने पर मोर्टार से हमला करते हुए दिखाया गया। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए तेल अवीव में सड़क पर उतरे हैं लोग। अर्जेंटीना में हड़ताल से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई, स्कूल, बैंक और सभी कार्यालय बंद है, सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। कोलंबिया के टेनेसी में आए भीषण तूफान से 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। इजरायल हमास जंग के खिलाफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोटेस्ट, कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
अजरबैजान के साथ सीमाई गांव के विवाद पर आर्मेनिया में प्रोटेस्ट, प्रधानमंत्री निकोल के इस्तीफे की मांग की गई। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, 9 लोगों की मौत। तमिलनाडु के मंत्री शिवकाशी के सरकारी अस्पताल पहुंचे, हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। शिवकाशी हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति ने 66 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, 2 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 55 को पद्मश्री मिला। वैजयंती माला और चिरंजीवी को पद्म विभूषण राष्ट्रपति के हाथों दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए। पुरस्कार लेने से पहले पीएम मोदी के पास पहुंचे दिव्यांग डॉक्टर के.एस. राजन्ना, हाथों को थामते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। कैप्टन विजयकांत अलगर स्वामी को मरणोपरांत पद्म भूषण, पत्नी प्रेमलता ने कहा, मेरे पति के लिए बहुत बड़ा सम्मान। समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा, जमीनी स्तर पर योगदान देने वालों को सम्मानित होते देखना खुशी की बात। गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों से की मुलाकात, आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया। भोपाल के अशोक उद्यान इलाके में हवाला कारोबारी के घर पुलिस ने दबिश दी, घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पुणे की अदालत आज सुना सकती है फैसला। 2013 में दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य को गोरखपुर से गिरफ्तार किया। दिल्ली के एक और शोरूम मालिक को फोन कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर एनआईए की कार्रवाई जारी, कश्मीर में आतंक से जुड़ी 4 और संपत्तियां जब्त। कश्मीर में नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 50 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ और नकदी बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। श्रीनगर पुलिस ने लोगों को जेकेएलएफ से दूर रहने की हिदायत दी, कहा, यासीन मलिक की जेकेएलएफ गार का उन्होंने घोषित। जनजत्था सभा के बाद राहुल गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बस में की यात्रा, यात्रियों के साथ सेल्फी ली। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। एयर इंडिया एक्सप्रेस और यूनियन के बीच विवाद खत्म, काम पर लौटेंगे क्रू मेंबर्स। भारतीय मजदूर संघ के सचिव गिरीश चंद्र ने कहा, क्रू मेंबर्स के सभी मुद्दों पर हुई बात, 28 मई को होगी बैठक। देहरादून में कबाड़ दुकान पर मोर्टार फटने से 5 लोग घायल। लुधियाना में एक फ्लाईओवर पर चलती कार में लगी आग, हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। अयोध्या में राम सेवकपुरम के रामकथा कुंज में लगी आग, लाखों का नुकसान। पंजाब के मोहाली में बिजली के खंभे से टकराई कार, हादसे में 1 शख्स की गई जान। केदारनाथ धाम के खुले कपाट, 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के साथ ओले गिरे, तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली गुल। गुजरात की सूरत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों ने पास की बोर्ड परीक्षा, जेल में बची मिठाई। 2 किसान भाइयों ने मिलकर तैयार किया देसी विदेशी आमों का बगीचा, लाखों रुपए की होती आमदनी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगाया जीत का चौका, पंजाब किंग्स की टीम को 60 रनों से हराकर आईपीएल से बाहर किया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला। और चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो ब्रेकिंग की, और पहली जो वीडियो ब्रेकिंग है वो गाजा पट्टी से है, जहां पर इजरायल ने विध्वंसक हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गाजा में इजरायली सेना का भीषण हमला हुआ, गाजा के योनी शहर में एयर स्ट्राइक किए गए, मिसाइल अटैक में कई इमारतें तबाह हो गई। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जो कि यूक्रेन के अवदिव्का से है, जहां पर रूस का बड़ा हमला हुआ। 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का विध्वंसक प्रहार, रशियन फोर्स के हमले से यूक्रेनी फोर्स में खलबली मच गई। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, फिलिस्तीन में रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली सेना का बड़ा हमला हुआ। हमले में भारत को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इजरायल का आरोप है कैंप में रह रहे थे हमास के लड़ाके। और अब 5वीं वीडियो ब्रेकिंग, वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का बड़ा एक्शन। यूक्रेन की 40वीं ब्रिगेड बटालियन ने रूसी सेना पर हमला किया। यूक्रेनी सेना ने
रूसी टैंक को निशाना बनाया। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ का काउंटर अटैक देखा गया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। रॉकेट और ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर। अमेरिका के एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस और छात्रों के बीच इस प्रदर्शन के दौरान झड़प भी हुई। पुलिस के साथ झड़प में कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। आर्मेनिया में पीएम निकोल के इस्तीफे की मांग तेज पकड़ रही है। अजरबैजान को बॉर्डर वाले गांव सौंपने का विरोध यहां पर किया जा रहा है। आर्मेनिया इस सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बॉर्डर वाले इलाकों को लेकर दोनों देशों में लंबे समय से तनाव चल रहा था। इस पर अब इस्तीफे की मांग की जा रही है पीएम की। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। स्वीडन के माल्मो में इजराइल का विरोध देखा गया। पॉप प्रतियोगिता में इजराइल की भागीदारी का यहां जमकर विरोध किया गया। सड़कों पर फिलिस्तीन समर्थक उतरे, विरोध जताया। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां कैम्ब्रिज में फिलिस्तीन के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड में भी छात्रों का विरोध इस पूरे मसले पर जारी है। इजराइल को समर्थन के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया। और अब 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजरायल में हमास बंधकों की रिहाई की मांग की गई है। बंधकों की रिहाई के लिए शांति समझौते की मांग की गई। 7 अक्टूबर से हमास की गिरफ्त में कई बंधक हैं। हमास इजरायल के बीच 8 महीने से जंग जारी है। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस में विजय दिवस पर आतिशबाजी हुई है। जर्मनी की हार की 79वीं सालगिरह पर भव्य आयोजन किया गया। आतिशबाजी से पहले रूस में परेड का भी आयोजन किया गया। विजय दिवस के मौके पर देशभक्ति में पूरा रूस डूबा हुआ नजर आया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग लातविया से, जहां पर पुलिस के सामने प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शनकारी को पुलिस ने अनोखे तरीके से रोका। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को फूलों का गुलदस्ता दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। और अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। कोलंबिया में तूफान से भारी नुकसान। तूफान में 100 घर तबाह हो गए। एक महिला की मौत की खबर है। तूफान के समय मोबाइल होम में ये महिला थी जिसकी मौत हुई। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अर्जेंटीना में सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध। अर्जेंटीना में मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल। सड़कों पर सन्नाटा। सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मजदूर संगठनों ने बुलाई थी 24 घंटे की हड़ताल।
अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। एस्टोनिया में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग को लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। एस्टोनियाई रक्षा बल और ब्रिटिश सैनिक इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां पर दिल्ली के नरेला में भीषण आग की तस्वीरें सामने आई। नरेला की जूता फैक्ट्री में यह आग लगी। भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, लेबनान में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह के पोस्ट पर बारूदी बौछार हुई। आईडीएफ के हमले से हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, रूस के कलुगा में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया। यूक्रेनी हमले में तेल डिपो में आग लगी।